जी ये सारे पार्ट्स हमने यहाँ पे निकाल लिए हैं, सारे अपने रोटर्स, ब्रेक पैड, लाइट, टेल लाइट, नीचे के स्कर्टिंग, सारी चीज़ें आ गई है। अब इस गाड़ी को लिफ्ट पे हम उठाएंगे और एक एक करके सब फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हम इसके टायर्स निकाल के इसके ब्रेक रोटर्स चेंज करेंगे और ब्रेक पैड्स चेंज करेंगे। पीछे वाला ब्रेक पैड का भी हम इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि पीछे वाला ब्रेक पैड अभी तक आया नहीं है। जैसे ही पीछे वाला ब्रेक पैड आता है हम पीछे वाला ब्रेक पैड भी डाल देंगे, या फिर एक दो दिन के लिए हम पुराने ब्रेक पैड को चला लेंगे क्योंकि वो भी अभी शिपमेंट आना है हमारा। तो ये सारी चीज़ें ना जल्दी अवेलेबल नहीं रहती है यार, कभी कभी ना स्टॉक आउट हो जाता है। तो ये मैंने पहले मंगा लिया था बट मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो ऑलमोस्ट 20-25 दिन से आके पड़ा हुआ था। हाय सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। हाँ यू आर माय सर एक्चुअली। अच्छा नहीं नहीं सर, फॉलोइंग यू लाइक एनीथिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। यू केम ऑल द वे फ्रॉम अहमदाबाद? यस। ओह So we're from Ahmedabad and for tuning. हाँ या कर दिया हमने तो सर, एक बार मिलना चाहते हाय, कैसी लगी आपने चलाई गाड़ी? बड़े मजे आ गए। हाँ? अच्छा लग रहा है, मतलब डिफरेंस आपको फील हो रहा है? आपकी वीडियो देख के फील हो गया था। अच्छा ओके। ब्रेक आ गए। हाँ बड़े रोड, मेरे ही मंगवाओ। बड़े रोटर्स। फिर हाँ हाँ, मैंने तो इसकी, हमने बस एक स्टोरी डाली थी। तो मैंने पहले एक्चुअली कोई भी चीज़ ना सर पहले टेस्ट करके डबल चेक करके फिर किसी को रेकमेंड करो ताकि वो लोगों का वो ट्रस्ट बना रहे। गुजरात से एक सफारी रिसीव हुई थी और इसको हमने ट्यून किया अभी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टोयोटा या बड़ी गाड़ियाँ, ये भी बड़ी गाड़ी है, 2 लीटर का इंजन है या डीजल इंजन है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखती है ये गाड़ी और बहुत ज़्यादा रिलायबल इंजन है। फिएट का इंजन आता है इसमें और इसको हमने जब ट्यून किया तो जब क्लाइंट ने ये गाड़ी चलाई तो उनके भी चेहरे पे स्माइल थी यार। स्पेशली गुजरात अहमदाबाद से आई थी ये गाड़ी, बिकॉज ऑफ दैट ट्रस्ट, बिकॉज ऑफ दैट टेक्निकल थिंग। मतलब ये चीज़ बहुत बहुत प्राउड फील होता है यार, मतलब अपने लिए नहीं, अपनी पूरी टीम के लिए। तो इस फॉर्च्यूनर पे ना हमने हेडलाइट्स, टेल लाइट्स चेंज कर दी थी एंड ऑलरेडी ये स्टेज 2 ट्यून्ड है विद एग्जॉस्ट। अभी क्या है कि हम इसको स्टेज 3 में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमने ऑर्डर कर दी थी जो खुद फ्लेक्स परफॉर्मेंस है ये। अब इसमें इसका रेडिएटर है, इसका टर्बो है, इंटरकूलर है, ऑयल कूलर है और बहुत सारी चीज़ें, क्लैंप्स वगैरह है जो इसके अंदर फिट होने वाली है और ये गाड़ी फिर बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। तो अपने पास ना ये सेल्टोस आई थी बेसिकली, बार बार हर 300-400 किलोमीटर पे इसका डीपीएफ रीजनरेशन हो रहा है। तो ये बाय द वे 22 वेरिएंट है, मैनुअल एंड पुश बटन स्टार्ट। तो अभी इसका देख रहे हैं सूट मास। अभी हमने लाइक कंपनी से भी इन्होंने 0% रीजनरेशन करवाया था बट 2 दिन में इसका 70% पहुंच जा रहा है। तो हम बेसिकली वही देख रहे हैं। इन्होंने इंजेक्टर भी नए डलवा लिए, मास एयर फ्लो सेंसर, पीएम सेंसर, सब कुछ चेंज करवा के देख लिया, इनटेक मैनिफोल्ड क्लीनिंग वगैरह। तो बेसिकली हम वही डायग्नोस कर रहे हैं कि ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि खाली ऐसी इस कंडीशन में जो गाड़ी अपने पास आती है ना, खाली ट्यून करने से रिजॉल्व नहीं होगा। तो हमें फिगर आउट करना पड़ेगा कि ये सूट मास क्यों बना रही है। मे बी इंजेक्टर इम्बैलेंस जब हो जाते हैं ना, चारों इंजेक्टर जब एक जैसा इंजेक्शन वॉल्यूम नहीं थ्रो करते तो तब भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो अभी हम इसका एक बार इंजन खोल के ना चारों इंजेक्टर का एक बार रिटर्न चेक करेंगे कि रिटर्न सेम आ रहा है कि नहीं, उसके बाद हम इसका ट्यूनिंग का प्रोसेस शुरू करेंगे। रितेश, जब ये गाड़ी अपनी पानी में गई थी उस टाइम ना बहुत इसमें, जब यहाँ तक पानी में था, ये यहाँ तक गई थी जब आपने विकास भैया पानी में इसको डाला था, तो यहाँ तक ये पानी में थी गाड़ी। और उसके बाद भी ना, मतलब इसके अंदर कोई, इंजन के अंदर कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी। और अगर दूसरी कंपनी की गाड़ी होती ना, जैसे आपके ऑडी लगा लो, हुंडई के लगा लो, हाँ, या स्कोडा की होगी, मतलब कोई गाड़ी है, तो वो बहुत जल्दी क्या होता है ना, उनका जो इंजन है वो है सिल्वर का और ये है कस्कुट का इंजन। टोयोटा आज भी अपना जो ब्लॉक है ना वो कस्कुट का देता है।
और जितनी भी गाड़ी आजकल आ रही है सबके सिल्वर के आते हैं ये। तो सिल्वर क्या होता है ना, एक बैग गर्म होता है, एक बैग उसका टेम्परेचर चला जाएगा 100 के ऊपर, और वो जैसे 0 पे आएगा तो वो टूट जाता है। तो सर बता रहे कि इस लेवल तक पानी होगा मैक्सिमम, मतलब नीचे से नीचे पानी था और गाड़ी उसके अंदर नॉर्मली वो धीरे से लेके जाते, और सामने से कोई गाड़ी आई, उसकी वेव्स बनी और सारा पानी अंदर चला गया और ब्लॉक फट गया। ब्लॉक फट गया यार। ब्लॉक फटा, उसकी कनेक्टिंग रॉड्स बेंड है, और उसमें तो इतना बड़ा लिस्ट है अब, जो भी उसमें सारी चीजें अरे उसमें अभी तो हमने उसमें खोला बहुत तो कुछ उसमें चरित्र पानी है। निकल रहा है। ऑडी के अंदर ना सबसे बड़ी चीज पता क्या है? हाँ उनका जो स्टीयरिंग है ना वो इलेक्ट्रिक है, हाँ। वो जाते टाइट हो जाता है, मतलब स्टीयरिंग घूमेगा ना, उसका स्टीयरिंग लॉक है। हाँ उनको भी बताना उनका स्टीयरिंग भी रिपेयर होगा, क्योंकि ऑडी का, स्कोडा का वो क्या होता है ना, स्टीयरिंग के जो मोटर है ना वो नीचे ही है, नीचे ही है। और वो जैसे पानी में जाता है ना वो लॉक हो जाता है, वो घूमेगा ही नहीं। और ये बहुत बड़ी चीज़ है, पानी में बहुत सी गाड़ियों के ना स्टीयरिंग ही लॉक हो जाता है। जबकि Q7 इज ए SUV कैटेगरी Yes, गाड़ी। yes, yes, It's yes. meant to do things which हाँ, a हाँ, normal हाँ, sedan बिल्कुल। cannot do। बट उसका भी हाल है, देखो अब भी गाड़ी मेरे ख्याल से वो 25 मॉडल है ना रितेश, वो भाई जो Q7 है हमारे। once a legend said Fortuner है। हाँ भाई ये जो चीज़ हमारे हाथ में है ना, ये ट्रांसमिशन के इंटरकूलर है, ये भी हम अलग से इंस्टॉल कर रहे हैं इसके अंदर। वैसे तो इसके रेडिएटर के अंदर लगा होता है, जो ऑयल इसके रेडिएटर के अंदर ठंडा होके फिर गियर बक्से के अंदर जाता है। तो हम ये इंटरकूलर लगा रहे हैं ट्रांसमिशन के लिए स्पेशल। तो कनेक्शन तो वैसे दोनों का ही दे रहे हैं। रेडिएटर गाड़ी के अंदर रेडिएटर से होके आएगा, फिर जो आउट वाला है वो हम इसके अंदर कनेक्शन करेंगे और इससे होके फिर गियर बक्से के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे हमारी ना मिनी कूपर लगी है जैक स्टैंड पे, एंड यहाँ हमारे इसके अलॉयज पूरे पेंट हो चुके हैं। फिनिश बहुत प्यारी आई है यार, बहुत खिल के निकलेगी गाड़ी के साथ। मैट और ग्लॉस का जो कॉम्बिनेशन मैं सोच रहा था ना, उसके साथ ना बहुत अच्छा जाएगा। तो अभी कितना टाइम लगेगा इसको सूखने में प्रॉपर? कितनी देर में इसको बाहर निकाल सकते पेंट बूथ से? 1 घंटे बाद। 1 घंटा मिनिमम। हाँ, और हमने लगभग मोटा मोटा 2 घंटे तो हो ही गए इसको सूखे हुए, तो अब 1 घंटा और छोड़ना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर हम एंडेवर का काम चालू कर देंगे। चालू है, तो फिर उसका हम पेंट कब स्टार्ट करेंगे? आज इस पे प्राइमर डल जाएगा, ठीक है। बोनट और अपनी एक छत रह गई है, वो भाई अपना तैयार कर रहा है। आज इस पे प्राइमर डाल देंगे, कल आज प्राइमर डाल देगा ना? हाँ, गाड़ी पे डालूंगा बॉडी शेप पे जितना। उसका पेंट जब करेगा ना, पहले मुझसे पूछ लेना, मैं फाइनल बता दूंगा। बॉडी पे नीचे लोअर प्रोफाइल पे अलग होना, ऊपर अलग होना है, ठीक है। इसका बेस का काम तो पूरा हो गया है। अब इस गाड़ी में भी ना बहुत सारा काम हुआ है। मैकेनिकल जॉब्स, ट्यूनिंग, परफॉर्मेंस से रिलेटेड ट्यून कर दिया हमने, एंड अब जो बॉडी शेल है उस पर भी काम कर दिया। जितना भी बेस वर्क था वो चल रहा है, बट बेस वर्क के बाद ना सैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट, ताकि प्रॉपर अलाइनमेंट, प्रॉपर फिनिशिंग आए। तो वो चीज़ हम कर रहे हैं अभी। साथ साथ वो अलॉयज पेंट हो चुके हैं, वो जैसे ही हो जाएगा फिर हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना प्राइमर वर्क, वो उसके बाद करेंगे। प्रॉपर जेरालिक्स निकल गया है। होंडा सिटी, जिसने होंडा को होंडा बनाया, मतलब जो नाम है ना वो दिया। अभी इसके फेंडर, सॉरी इसका बॉनेट, इसका फेंडर एंड फ्रंट एंड रियर बम्पर्स, एंड इसका जो फ्रंट बम्पर का ग्रिल था उसका अपर पोर्शन हमने पेंट किया। वो ग्रिल का है ये ना, हमने 2 टाइप में पेंट करी है। बेसिकली ना सर ने रैप करा रखा था इसके ऊपर, बीच में एक रेड पट्टी करा रखी थी। हाँ ये देखो, मगर वो बहुत ज्यादा ना मोटा मार रखा था पेंट, पपड़ी ऐसे बन के छूटा है जैसे कि अच्छा पेंट ही था वो, पेंट ही था सर। बट उसकी फिनिशिंग भी अच्छी नहीं थी यार, मैंने देखा था उसके कॉर्नर पे। बहुत तो ज्यादा हमने ना ये सेंटर वाला पार्ट रेड कर दिया है, और इसके ऊपर जो लगेगा ना वो ग्लॉसी ब्लैक लगेगा। जैसा ये स्टॉक में उन्होंने करा रखा था, बट उसकी फिनिशिंग वैसी नहीं थी। पुरानी गाड़ी में नई जान डालेंगे ना, जब ये गाड़ी पूरी तैयार होगी ना, तब आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली कि क्या डिफरेंस है। जो उस डेड मिनी कूपर से इस मिनी कूपर के कन्वर्जन में फ़र्क जो बनाया गया है वो है। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं। यहाँ पे आके ना टाइम कैसे निकलता है बिल्कुल पता नहीं चलता है। मेरे सामने आप देख रहे हो कि हमारे सामने एक सिस्टम खुला हुआ है।
कुछ बड़े बड़े यूनिक मशीन्स हैं और एक ECU है। अब देखो ECU ऑलमोस्ट ना सारे ऐसे ही दिखते हैं, कुछ बड़ा होता है कुछ छोटा होता है। ये पर्टिकुलर ECU है महिंद्रा थार का। अब ये ECU यहाँ पे क्यों है भाई, आपको पता होगा कि इसमें ना बॉश का ECU आता है। मैंने बहुत बार ये वीडियो में बोला है, आज फिर से बता रहा हूँ कि जो बॉश का ECU आता है ना, जो हमारे महिंद्रा की गाड़ी में रहता है, चाहे वो स्कॉर्पियो एन हो गई, XUV 700 हो गई, महिंद्रा थार होगी, या फिर महिंद्रा की और भी जो गाड़ी है ना, वो ECU आता है बॉश की तरफ से लॉक्ड। यस, बॉश की तरफ से वो ECU लॉक्ड रहता है। ना आप उसको रीड कर सकते हो, ना उस ECU को रीड करके कुछ मैप में एडिट करके उसको राइट कर सकते हो। अब अगर हमें एक महिंद्रा थार या महिंद्रा XUV या स्कॉर्पियो एन को ट्यून करना है तो हम कैसे करेंगे? उसका एक सिंपल सोल्यूशन है, वी हैव टू गेट द ECU अनलॉक। और ये ECU हमने भेजा था, मेरे फोन्स भी इतने आते रहते हैं ना कि क्या बताऊं। अब ये ECU हमने भेजा था यूरोप, इस बड़े से बॉक्स में हमने यूरोप भेजा था और ये हमारे पास वापस आ गया। अब ये ECU अनलॉक हुआ यूरोप में। अभी तक महिंद्रा के जो बॉश के ECU आते हैं ना, उसका अनलॉक नहीं आया। जैसे BMW का आपको मैंने लास्ट एक वीडियो में दिखाया था, जहां पे BMW को हमने इंडिया में ही अनलॉक किया था। तो अगर आपके पास BMW है तो उसको हमें भेजने की ज़रूरत नहीं है, उस ECU को यहीं पे हम अनलॉक कर सकते हैं, उसको ट्यून कर सकते हैं, स्टेज 1 स्टेज 2, मतलब जो भी आप चाहिए, पॉप्स एंड बैंक्स ऐड करने हुए तो वो भी कर सकते हैं। बट विथ महिंद्रा वी हैव टू सेंड द ECU टू यूरोप। अब ये जो ECU है महिंद्रा डीजल का ECU है, ठीक है। महिंद्रा जो पेट्रोल थार है, पेट्रोल स्कॉर्पियो है, वो भी हमें यूरोप भेजने पड़ेंगे और डीजल वाले भी यूरोप भेजने पड़ेंगे। अब इस ECU को फिलहाल हम कर रहे हैं, इसका डेटा रीड कर रहे हैं, इस पे कस्टम मैप डेवलप करके इसको कस्टम मैप इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे और फाइनली इसको डाइनो पे टेस्ट करके आपको दिखाएंगे कि ये गाड़ी रियल टाइम डाइनो पे, क्रैंक पे नहीं, ऑन व्हील्स कितना पावर प्रोड्यूस कर रही है। तो फिलहाल करते हैं इसको अनलॉक। दिस ECU इज अनलॉक्ड। अब ये जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जब ECU रीड करने की कोशिश की तो हम रीड भी नहीं कर पा रहे थे। बट अब ECU अनलॉक्ड है। अब इसमें जितना भी हमें ट्यूनिंग के मैप्स है ना, कस्टम मैप्स, वो हम इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। और हमारे जो मैप्स होते हैं ना, बहुत सारी गाड़ियां हमारे पास आती हैं जो दूसरे ट्यूनर के पास ट्यून हुई रहती है और उनको वो मज़ा नहीं आ रहा था। और हमने कितनी बार अपने वीडियो में कस्टमर टेस्टिमोनियल्स आपको दिखाए हैं कि कस्टमर को सीरियसली यार, क्लाइंट को वो फील होता है, वो पावर जो फील होना चाहिए ना उनके इंजन से, वो चला के जो डिफरेंस फील होता है ना, वो उनको एक्चुअली चलाते वक्त ही, मतलब गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठो और आपको वो डिफरेंस फील होना, देन यू आर होम यार। तो फिलहाल हम इसको करते हैं मैप और उसके बाद गाड़ी में ECU लगाते हैं और आपको दिखाते हैं कि भाई थार आखिर क्या कर सकती है। तो अभी ना हम ये सारी चीज़ें इसमें लगा रहे हैं ताकि जब हम डायनो टेस्ट स्टार्ट करें तो कार पूरी प्रॉपर्ली ना पैक्ड हो, हिले ना अपनी जगह से। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और बहुत केयरफुली करना पड़ता है। अगर इसमें थोड़ी सी भी केयरलेसनेस हुई ना तो मेजर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं या बाकी सारी चीज़ें, मतलब अनअवॉइडेबल चीज़ें हो सकती है। तो अभी क्या है कि हम वो सारी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं एंड प्रॉपर्ली पहले इसको बांध देंगे गाड़ी को, फिर उसके बाद डायनो स्टार्ट करेंगे इसको। भाई तो दिस इज़ द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। और मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ कि हम जो ट्यून करते हैं या फिर हम जो गाड़ियों पे काम करते हैं, वो ऐसा नहीं कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या, हम नहीं करते, हम हमेशा करते हैं, ठीक है। ये मजाक है। बट अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे आप देखो, जो पहले ये थार थी ना, ऑन व्हील्स निकाल रही थी 91.24 bhp, ठीक है, और 228 न्यूटन मीटर टॉर्क, ठीक है। ये है जब थार को हमने ट्यून नहीं किया था। उसके बाद जो हमने इस पर कस्टम मैप डाला है, उसके बाद थार निकाल रहे 115 हॉर्स पावर और 300 न्यूटन मीटर टॉर्क। आप देखोगे कि टॉर्क का कितना ज़्यादा डिफरेंस है इस 2.2 लीटर इंजन में। और मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ कि महिंद्रा में ना ये जो डीजल इंजन है 2.2 लीटर का एमहॉक इंजन, बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है, बहुत रिलायबल इंजन है। और यही सेम इंजन हमारे महिंद्रा थार
स्कॉर्पियो एन, XUV 700, इनफैक्ट XUV 500 और थार 3 डोर में भी आता है. बट देन एवरी कार हैज़ अ डिफरेंट ट्यूनिंग. तो अब अब कर्व देखो जो है ना, कर्व कितना प्यारा बना है टॉर्क का. हाँ, तो ये जो रेड कर्व है ना नीचे वाला, ये है, ये था बेसिकली बिफोर. और ऊपर जो येलो कर्व है, दिस इज आफ्टर द ट्यून हॉर्स पावर. और आप टॉर्क भी देखो, ग्रीन कर्व आप देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है एज ए कम्पेयर टू ऑरेंज कर्व. ऑरेंज जो है बिफोर है. हाँ, ये वाला जो कर्व है ना, ये ये torque- बिफोर है, और ये वाला जो कर्व है, ठीक है, ये बिफोर है, और फिर उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस. तो आप देख सकते हो कि कोई भी फ्लैट पॉइंट नहीं है, पूरा कर्व प्रॉपर है. एंड जो चलाने में ना एक्चुअल जो रियल लाइफ आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है ना, वो जब गाड़ी आप रोड पे चलाओगे ना तो आपको और ज़्यादा. और ये जो हम टॉर्क और BHP की बात कर रहे हैं ना, ये ऑन व्हील्स की बात कर रहे हैं, नॉट ऑन क्रैंक. तो इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बहुत लोगों के ये सवाल होंगे कि यार आपने तो अब तो कम पावर निकाल रही है. जो भी गाड़ियाँ पावर हम जो गाड़ियाँ क्लेम करती है कि ये जैसे फॉर्च्यूनर का एग्जांपल लें कि 201 bhp एंड 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क, ये सारा ऑन क्रैंक रहता है. और क्रैंक डाइनो हमारे पास नहीं, दिस इज ए चैसी डाइनो. तो ये हम पावर इसका ऑन व्हील्स टेस्ट कर रहे हैं. अब देखो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं. अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे थार में एक बहुत बड़ा सा टायर लगा हुआ है, ठीक है. यही टायर अगर स्टॉक हो जाए तो इस गाड़ी का चलाने का जो ओवरऑल फील है ना, वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा. बिकॉज बहुत सारी हमारे टायर्स, हमारे सस्पेंशन, हमारी गाड़ी की टाइमली मेंटेनेंस हुई है कि नहीं, हमारी गाड़ी का एयर फिल्टर साफ़ है कि नहीं, हमारी गाड़ी में कोई दूसरे इश्यूज़ है कि नहीं, ये सारी चीज़ें भी डिसाइड करती है कि आपकी गाड़ी रोड पे रियल लाइफ कंडीशन में कैसा परफॉर्म करेगी. साथ ही साथ अगर आप मान लो गाड़ी रोड पे हाईवे पे चला रहे हो, आप ट्रिपल डिजिट स्पीड पे हो और हवा सामने से और आपको एक प्रॉपर ड्रैग फील हो रहा है. दिस इज़ अ बॉक्सी कार. जो इसका पूरा डिज़ाइन है ना, वो बहुत बॉक्सी है, तो इसमें ड्रैग बहुत ज़्यादा फील होगा आपको. वो भी डिसाइड करेगी कि गाड़ी कितने फास्ट एक्सेलरेट कर रही है, कितने फास्ट आपको वो टॉर्क वाला फील अंदर सीट पे स्टीयरिंग के पीछे आ रहा है. तो बहुत सारे फैक्टर्स है. प्लस आपका फ्यूल कौन सा है, ठीक है. बहुत बार देखो, मैं अपना एग्जांपल दूं तो मेरे पास एक लैंड क्रूज़र है, और यही सेम लैंड क्रूज़र मेरी, जब मैं इंडिया से लंदन वाले ट्रिप पे गया था, चाइना में यही सेम लैंड क्रूज़र हाईवे पे 100-120 पे मेरे को 12 का माइलेज निकाल के दे रही थी. और इंडिया में कभी भी मेरा माइलेज ना 8 से ऊपर नहीं आया. अब ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? और मैं बात कर रहा हूँ तिब्बत वाले रीजन की. बट चाइना के अलावा रशिया, कजाकिस्तान, कहीं भी मुझे इसने वो एवरेज नहीं दिया. सेम स्पीड, गाड़ी सेम, चलाने वाला सेम, बट एवरेज का डिफरेंस है. अब ये कैसे है, क्यों है, कैसे नहीं है, भाई हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे. बट देन ओवरऑल अब जब इस गाड़ी को जो इसके ओनर है वो चलाएंगे ना, तो डेफिनेटली उनके चेहरे पे एक स्माइल आने वाली है.